Hello everybody, Namaskar. This is Vikas Kumar. Welcome to our channel, The Ethical Bureaucrat. In this particular lecture, I am going to cover the international relations previous year question जो कि UPSC CSE में पूछे गए हैं prelims एग्जाम में राइट फ्रॉम 2011 से 2024 तक राइट। अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर का PDF चाहिए या कोई भी फर्दर अपडेट चाहिए विद रिस्पेक्ट टू नेक्स्ट लेक्चर एंड ऑल, तो you can join this Telegram channel and group. You can also follow me on the Instagram. Now, इंटरनेशनल रिलेशन को कवर करने के लिए टोटल 4 चैप्टर में क्वेश्चंस को बांटा गया है राइट। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इंडिया एंड इट्स नेवर, इंटरनेशनल ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लेसेस इन न्यूज। ये प्लेसेस इन न्यूज जो है ये ऐसे प्लेसेस इन न्यूज हैं जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में कवर नहीं किए गए थे राइट। तो देयर आर टोटल 39 क्वेश्चंस जो कि हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। एंड अगर आप ये वीडियो को एक बार अच्छे से देख लेते हो तो यू विल अंडरस्टैंड कि आपको PT 365 किस प्रकार से पढ़ना है राइट। यू विल अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहा है, क्या बहुत डेप्थ में आपको जाना है पढ़ने के लिए, या फिर सरफेस लेवल पे भी आप अपने भाषा में भी अगर चीज़ों को समझ लोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो आपको इंटरनेशनल रिलेशन के लिए सिर्फ 2 ही काम करना है। पहला क्या करना है, पहला तो PT 365 हम बहुत सिंप्लीफाइड भाषा में इंटरनेशनल रिलेशन का कवर कर लिए हैं राइट। इसके बियॉन्ड आपको कुछ भी नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देखना है इसके बियॉन्ड। एंड दूसरा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 1 से 2 बार वीडियो देख लो एंड PDF आप पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा इंटरनेशनल रिलेशन को लेके राइट। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट चैप्टर दैट इज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। सबसे पहला क्वेश्चन है 2015 से, कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। ये कुछ कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है विच अमंग द अबव आर न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स as recognized by Treaty on Non-Proliferation of Nuclear Weapon, commonly known as Non-Nuclear Proliferation Treaty. So सिंपल सा ये पूछ रहा है कि इस पर्टिकुलर ट्रीटी के हिसाब से या इस पर्टिकुलर ट्रीटी ने कौन कौन से कंट्रीज को, इनमें से कौन कौन से कंट्रीज को रिकॉग्नाइज किया है एज न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स राइट। अब हमारे काम का क्या होना चाहिए, हमारे काम का ये होना चाहिए कि हमें सबसे पहले ये पता चलना चाहिए कि ये NPT क्या है राइट, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो सबसे पहले ये ट्रीटी आपको फोर्स में कब आया, तो मार्च 1970 में। एंड इसका पर्पस क्या था, पर्पस वाज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन। नाम से पता चल रहा है राइट, न्यूक्लियर वेपन के स्प्रेड को रोकना था, प्रोलिफरेशन को रोकना था राइट। दूसरा, इसके कुछ 191 मेंबर्स के आसपास हैं राइट। एंड इस पर्टिकुलर ट्रीटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये ट्रीटी जो है ना, कंट्रीज को 2 ग्रुप में बांटता है। एक कहता है न्यूक्लियर वेपन स्टेट, एक कहता है नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। तो न्यूक्लियर वेपन स्टेट इस ट्रीटी के हिसाब से न्यूक्लियर वेपन स्टेट कौन कौन सा है, तो अगर आपको ये पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से कर लीजिएगा राइट। तो न्यूक्लियर वेपन स्टेट कौन है, जो तो परमानेंट मेंबर्स ऑफ UNSC है, दैट इज P5 है ना, परमानेंट मेंबर्स ऑफ UNSC, उनको ये ट्रीटी जो है न्यूक्लियर वेपन स्टेट कंसिडर करता है, रिकॉग्नाइज करता है। अब ये P5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ UNSC कौन कौन है, तो USA, UK, रशिया, चाइना, फ्रांस राइट। अब इतना सारा खिचड़ी अगर आपको नहीं भी पता है, सिंपल पता होता कि इंडिया को नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी न्यूक्लियर वेपन स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करता है, तो भी आपका आंसर हो जाता। देखो यहाँ पे इंडिया, जैसे आपको पता है कि अगर मेंबर नहीं होगा तो 3 कटेगा राइट। अब बचा चाइना, फ्रांस। ऑब्वियसली होगा कि नहीं होगा, आप बताओ, चाइना फ्रांस इसी में दिया हुआ है ठीक है। एंड ये जो आपको, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर 1 और 2 होगा। पहला बात तो ये राइट, वही सेम चीज को आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर नाउ। अब आपको समझना क्या है, ये समझना है कि स्टेट्स जिन्होंने NPT ज्वाइन नहीं करा तो वो कौन कौन से स्टेट्स हैं, तो वो है आपको इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान, साउथ सुडान ठीक है। साथ ही साथ एक बात ये भी ध्यान रखना है कि नॉर्थ कोरिया ने अनाउंस किया था अपना विड्रॉल इन 2003, बट फ्रांस डज नॉट recognize this withdrawal। हमसे सिंपल पूछा न्यूक्लियर वेपन स्टेट कौन कौन से हैं इस पर्टिकुलर ट्रीटी के हिसाब से, तो चाइना, फ्रांस, P5 मेंबर्स राइट, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो क्वेश्चन कह रहा है विथ रेफरेंस टू लुक ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है राइट। हम लोग लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी पढ़ते हैं मेंस के लिए राइट। एंड दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉलिसी जो इंडिया फॉलो कर रहा है। तो हमारा काम क्या होना चाहिए, हमारा काम ये होना चाहिए कि जो पॉलिसी, जो डॉक्ट्रिन्स अगर न्यूज वगैरह में है उसके बारे में हमें सरफेस लेवल पे, मतलब अपने भाषा में हमें अगर पता है तो वी विल बी इन पोजीशन टू सॉल्व द क्वेश्चन राइट। अब आपके लिए ये सोर्स कहाँ से हो सकता है ये पॉलिसी डॉक्ट्रिन पढ़ने का, तो सिंपल, ज्यादा इधर उधर दिमाग नहीं लगा के PT 365 आपको पढ़ना है राइट। एंड मैंने इसको बहुत हॉलिस्टिकली, मतलब एकदम आसान भाषा में, बिना एक पॉइंट को मिस किए
एकदम हम और आप जो भाषा में बात करें उस भाषा में मैंने ये PT 365 इंटरनेशनल रिलेशन का कवर करा है, राइट, बहुत कम समय में। एक बार आप उसको रेफर करो, आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा, राइट। इसके बाहर आपको कुछ भी फिर देखने का जरूरत नहीं है फॉर IR क्वेश्चंस, राइट। चलो अब अगर इस क्वेश्चन पे आते हैं तो ये जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, दिस लुक ईस्ट पॉलिसी इज अ मेजर फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव ऑफ इंडिया आफ्टर कोल्ड वॉर, right? This was launched in 1991 by Narasimha Rao government. This policy aimed at improving the political economic security ties with Southeast Asian economies या Southeast Asian countries, ठीक। अब सिंपल सा पहला स्टेटमेंट पढ़ो। India wants to establish itself as an important regional player in the Eastern Asian affairs, सही बात है। दूसरा, India wants to plug the vacuum created by the termination of Cold War. This is wrong. क्यों? देखो, end of Cold War 1991 के आसपास हुआ। This end of Cold War shifted the ग्लोबल पावर, मतलब पावर मैक्सिमम किसके तरफ चला गया? यूएसए के तरफ चला गया। यूएसएसआर क्या हो गया? डिसइंटीग्रेट हुआ, पावर किसके तरफ चला गया? यूएसए की तरफ चला गया, राइट। लेकिन इंडिया का जो लुक ईस्ट पॉलिसी है ना, उसका मेन फोकस था इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक टाइज, ना कि कोई वैक्यूम को भरना। द पर्पस वाज नॉट टू फिल द वैक्यूम क्रिएटेड बाय द टर्मिनेशन ऑफ कोल्ड वॉर, द पर्पस वाज ओनली फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक टाइज, राइट। एंड द थर्ड ऑप्शन जो है वो क्या कह रहा है कि इंडिया वांट्स टू रिस्टोर द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज विद इट्स नेबर इन साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। दिस इज आल्सो करेक्ट बिकॉज वी नो कि इंडिया जो है वो शेयर करता है बुद्धिज्म, ट्रेड, हिस्टोरिकल टाइज विद दीज रीजंस, एंड सो रिस्टोरिंग द कनेक्शंस वाज द इंपॉर्टेंट गोल, राइट। तो आंसर क्या होगा? 1 and 3, that is B, right? I have explained everything to you already, right? Now the next chapter is India and its neighbors, right? तो पहला क्वेश्चन क्या है? दिस इज फ्रॉम 2019। क्वेश्चन बोल रहा है रिसेंटली इंडिया ने साइन किया है एक डील known as Action Plan for Prioritization and Implementation of Cooperation Areas in the Nuclear Field with which of the following countries? तो ये एक एग्रीमेंट है, राइट। अब हमसे पूछ रहा है 2019 के क्वेश्चन में कि रिसेंटली इंडिया ने एक डील साइन किया, राइट। वो डील का नाम क्या है? ये है। अब ये डील इंडिया इन चारों में से कौन से कंट्रीज के साथ साइन किया है? पहला बात तो ये कि ये जो डील था ना, दिस वाज साइंड इन 2018। क्वेश्चन पूछ लिया आपसे 2019 में। अब इससे ज्यादा रिसेंट और क्या होगा? दैट इज व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग कि आप PT 365 पढ़ो, इससे ज्यादा मतलब इधर उधर करने का आवश्यकता नहीं है, ठीक। अब ये जो है ना एक्शन प्लान फॉर प्रायोरिटाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोऑपरेशन एरियाज इन द न्यूक्लियर फील्ड, ये एक्चुअल में आपको इंडिया रशिया न्यूक्लियर एग्रीमेंट है, राइट। तो किसके किसके बीच साइन हुआ? इंडिया एंड रशिया के बीच में। इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के तहत क्या क्या बात हुआ? तो कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 रशियन डिजाइन न्यूक्लियर पावर यूनिट्स एट अ न्यू साइट्स इन इंडिया, फर्स्ट थिंग। दूसरा, कोलैबोरेशन विद थर्ड कंट्रीज, कोलैबोरेशन इन थर्ड कंट्रीज ऑन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, एंड द थर्ड पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ न्यू न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बियॉन्ड पावर प्लांट। तो न्यू न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है, मतलब बियॉन्ड पावर प्लांट के आगे जाके एडवांस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है। ये कुछ 3 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन का बात हुआ है दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में, राइट। हमसे तो सिंपल सा बात है ना, क्या किया? ये इंडिया रशिया न्यूक्लियर एग्रीमेंट का ऑफिशियल नाम दे दिया, ठीक है। ये जो एग्रीमेंट था ना, इस एग्रीमेंट का टाइटल क्या था? यही टाइटल था, एक्शन प्लान फॉर प्रायोरिटाइजेशन इंप्लीमेंटेशन ऑफ कोऑपरेशन एरिया इन द न्यूक्लियर फील्ड। ये इसका ऑफिशियल टाइटल था। तो हमसे क्या किया? हमसे ऑफिशियल टाइटल देके पूछ रहा है कि कौन सा ये कंट्रीज होगा इनमें से, किसके साथ इंडिया ये पर्टिकुलर डील, ये एग्रीमेंट को साइन करा है? रशिया के साथ, ठीक है। वही चीज आई हैव रिटन हियर कि कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 रशियन डिजाइन न्यूक्लियर पावर प्लांट एट न्यू साइट इन इंडिया, कोलैबोरेशन इन थर्ड कंट्रीज, की रशिया इंडिया मिलके किसी तीसरे कंट्री में आपको टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ देखो, जैसे रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट बांग्लादेश में हो रहा है ना, कौन काम कर रहा है? इंडिया एंड रशिया एक साथ काम कर रहा है। और क्या बात हुआ? थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ न्यू न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बियॉन्ड पावर प्लांट, की पावर प्लांट के आगे बढ़ के न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाएगा, नए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाएगा, जहां पे पावर प्लांट के अलावा भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सके, ठीक है। करंट ज्वाइंट प्रोजेक्ट में एक तो इंडिया रशिया वो बांग्लादेश वाला देख ही लिए, दूसरा क्या है? कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में है। 6 यूनिट प्लांट थे, 2 ऑपरेशनल है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग चाबहार पोर्ट बाय इंडिया। सबसे पहला तो ये कि ये चाबहार पोर्ट है कहाँ पे?
ईरान में। अगर चाबहार पोर्ट ईरान में है तो ग्वादर पोर्ट कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है। यहाँ तक ठीक है। अब आपको ऑब्वियसली ये इमेज थोड़ी दिखेगा एग्जाम में, तो अगर आपको ये पता है कि हाँ ये इसका लोकेशन कहाँ है, तो भी शायद आप इसके आंसर को अच्छे से आप कर सकते थे। तो ये जो चाबहार पोर्ट है, राइट, इसका सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है इंडिया के लिए? तो इसका सिग्निफिकेंस ये हो सकता है कि अगर आपको अफगानिस्तान, अगर आपको सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड करना है, तो आप पाकिस्तान को बाईपास कर सकते हो, है ना। अब चाबहार पोर्ट को यूज करके आप अफगानिस्तान इंटर कर सकते हो, सेंट्रल एशिया इंटर कर सकते हो, एंड आप ट्रेड कर सकते हो। पहला, चाइना जो है ये ग्वादर पोर्ट को डेवलप कर रहा है पाकिस्तान में, तो वहां से आप क्या कर सकते हो कि अरेबियन सी में, देखो ये अरेबियन सी हुआ, अब यहाँ पे अरेबियन सी में आप चाइना का इन्फ्लुएंस को काउंटर कर सकते हो बाय डेवलपिंग दिस चाबहार पोर्ट, क्योंकि दिस ग्वादर पोर्ट इज डेवलप्ड बाय चाइना। देखो यहाँ क्या लिख रहा है, 72 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन चाबहार एंड ग्वादर पोर्ट। चाबहार एंड ग्वादर पोर्ट के बीच का डिस्टेंस देखो कितना कम है, तो आपको स्ट्रेटेजिक बेनिफिट मिल सकता है। अगर इतना छोटा मोटा बात अगर पता है तब आप पढ़ो। ऑप्शन देखो, इंडिया का ट्रेड विद अफ्रीकन कंट्री इनॉर्मसली इंक्रीज हो जाएगा, कोई लेने देना है? अगर है भी तो क्या इनॉर्मसली इंक्रीज हो जाएगा? कोई मतलब अफ्रीकन कंट्री के साथ इंडिया का रिलेशन विद ऑयल प्रोड्यूसिंग अरब कंट्रीज विल बी स्ट्रेंथेंड। इंडिया विल नॉट डिपेंड ऑन पाकिस्तान फॉर एसेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। ये सबसे ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है ना, ठीक। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा सी, इंडिया विल नॉट डिपेंड ऑन पाकिस्तान फॉर एसेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग चाबहार पोर्ट बाय इंडिया, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 3, इससे आसान हमको नहीं लगता है कि 2016 में कोई क्वेश्चन पूछा होगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव is sometime mentioned in the news in the context of the affairs of, मतलब इससे आसान मतलब अब क्या बताया जाए। आप तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किससे जुड़ा हुआ है? चाइना से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना से जुड़ा हुआ है, एंड दिस इज चाइनाज ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। इसको 2013 में लॉन्च किया गया। दिस इज इंस्पायर्ड बाय हिस्टोरिक सिल्क रोड ट्रेड रूट, जिसके बारे में हम लोग एंशिएंट इंडिया में पढ़ते हैं। अब चाइना के हिसाब से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के क्या क्या आपको ऑब्जेक्टिव है? तो पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, लाइक रोड, रेलवे, पोर्ट, एनर्जी प्रोजेक्ट, बूस्ट ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमंग participating countries, connect Asia, Africa, Europe and surrounding seas, फिर strengthen global partnership through investment, and the last one is promote balanced and sustainable development। तो ये तो चाइना का मतलब कहना है ना कि देखो ये सारा हमारा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन जब आप मेंस के लिए तैयारी करते हो तब आपको समझ में आता है कि नहीं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बहुत सारे क्रिटिसिज्म है, कंसर्न्स हैं। जैसे पहला तो डेट ट्रैप कंसर्न, कि इन्वेस्टमेंट के नाम पे आपको लोन देता है एंड लोन देने के बाद आपको फंसाता है, आपके टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के साथ खेलता है, आपके सोवरेनिटी के साथ खेलता है। तो डेट ट्रैप कंसर्न क्या है? बहुत से कंट्री पैसा लेके फंस जाते हैं, मेनी कंट्री स्ट्रगल टू रीपे द चाइनीज लोन। दूसरा कंसर्न क्या है या क्रिटिसिज्म? जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, चाइना अपना स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस बढ़ा रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम पे। एंड तीसरा इज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अफेक्ट कर रहा है इकोसिस्टम को, राइट। हमसे सिंपल पूछा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या हो, किससे जुड़ा हुआ है? चाइना से जुड़ा हुआ है, बात खत्म। ये क्वेश्चन देख के आपको समझ में आएगा कि बहुत डिटेल, बहुत डीप में नहीं घुसना है, लेकिन जो भी कुछ पढ़ना है उसको कम से कम 4 से 5 बार पढ़ना है, ताकि चीजें जो है वो दिमाग में रहे, राइट। नाउ नेक्स्ट चैप्टर, इंटरनेशनल ग्रुप एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, So the first question is from 2024, कह रहा है consider the following statement regarding World Toilet Organization। कुछ 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, राइट। अब हमें बताना है कि वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में ये तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। now, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इट इज वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन। नो, दिस इज रॉन्ग। अब ऐसा हम मतलब ठीक है, अब चूंकि मेरे पास जानकारी अभी है तो हम आपको बता सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको ना मतलब ये रिस्क उठाना पड़ेगा, राइट। क्यों? क्योंकि अगर आप खुद से भी सोचो ना, अगर ये एजेंसी होता यूनाइटेड नेशन का, तो क्या आपने कभी मतलब कभी तो आप सुने होते ना इसके बारे में, कोई ना कोई कारण से न्यूज वगैरह में रहता। हमको नहीं लगता है कि जितने भी बच्चे अपीयर हुए होंगे उसमें से मतलब 100 बच्चे भी वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़े होंगे, सुने होंगे, राइट। सो पहला स्टेटमेंट तो वैसे भी गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे, वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज आर द इनिशिएटिव ऑफ दिस World Toilet Organization and this is to inspire the action to tackle global sanitation crisis। इस स्टेटमेंट के साथ हम लोग जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट है एंड कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन जो हम मतलब सोच पा रहे हैं, हम लोग सोच पा रहे हैं कि हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं सैनिटेशन यही सबसे जुड़ा हुआ होगा, राइट। तो देखो ना यहाँ पे वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज, टॉयलेट डे, टॉयलेट समिट, तो ठीक है हम बोल सकते हैं कि हाँ ये सारा कुछ जो है
ये वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो सेकंड स्टेटमेंट इसमें है, इसमें है एंड इसमें है, ये तो होगा नहीं। अब थर्ड स्टेटमेंट देखो, द मेन फोकस ऑफ इट्स फंक्शन इज टू ग्रांट फंड्स टू द लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज टू अचीव द एंड ऑफ ओपन डिफिकेशन। देखो फंड वगैरह प्रोवाइड करना इज नॉट द फंक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज द मेन फोकस इज टू इंप्रूव द टॉयलेट एंड सैनिटेशन कंडीशन वर्ल्ड वाइड, ठीक है, एंड साथ ही साथ ब्रेकिंग द टैबूज रिलेटेड टू सैनिटेशन क्राइसिस। तो आंसर इसका क्या होगा? आंसर सिर्फ ए टू ओनली होगा, राइट। एंड ये क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखो, एग्जाम वाले डे के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ये क्वेश्चन टफ क्वेश्चन था, क्योंकि ठीक है ये स्टेटमेंट तो आप कोई ना कोई सेंस में मान लो आप काट भी सकते हो कि हाँ ठीक है, वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन, अगर ऐसा होता तो शायद हम लोग न्यूज में कभी पढ़ते हैं, नहीं पढ़े हम लोग, ठीक है। तो इस पे तो हम लोग जा सकते हैं कि हाँ ये स्टेटमेंट गलत है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस थर्ड स्टेटमेंट? तो कहीं अगर आप ऐसा किसी वीडियो या किसी नोट्स के थ्रू आप देख रहे हो ना कि हाँ ये स्टेटमेंट भी एलिमिनेट हो रहा है, ये स्टेटमेंट भी एलिमिनेट हो रहा है, तो आप खुद से ये क्वेश्चन पूछो कि क्या आप ये एलिमिनेट कर पा रहे हो? द मेन फोकस ऑफ इट्स फंक्शन छोड़ो ना, द मेन फोकस ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन, अगर ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे रहता तो भी क्या फर्क पड़ता? इसके फंक्शन का मेन फोकस या ऑर्गेनाइजेशन का मेन फोकस जो है वो फंड ग्रांट करना है, नहीं है फंड ग्रांट करना, ठीक। समझ में आया? आंसर क्या होगा? आंसर होगा सिर्फ ये टू ओनली। अच्छा एक बात ये भी दिमाग में बैठा लो कि चूंकि वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन पूछ दिया तो अब ऐसा नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन पे जाके पीएचडी करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 100 क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे रहेंगे ना जो आपसे सॉल्व नहीं होगा, सब क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व करना है, नहीं तो क्या होगा? आप एक एक टॉपिक, मतलब अब आप इससे कंक्लूजन निकाल लोगे कि हाँ ठीक है वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन पूछा, तरंगी सा कोई इंस्टीट्यूशन के एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो अब जो भी ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में है उसके बारे में पीएचडी कर ले, तो ये अप्रोच गलत होगा। बिकॉज आपको बहुत कुछ पढ़ना है। आप बात को समझ लो कि स्टैटिक जो है हमेशा वही किंग होगा, वही हमेशा क्वीन होगा। ये एक दो क्वेश्चन ना आपके सिलेक्शन को डिटरमाइन नहीं करेंगे, तो बहुत ज्यादा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर फोकस करना है। ये सब क्वेश्चन से ना ये कंक्लूजन नहीं निकालना है कि अब जो इंस्टीट्यूट है न्यूज में उसके बारे में पढ़ने लगे डिटेल में, एकदम नहीं। अच्छा एक बात और कि वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चूंकि एक बार क्वेश्चन पूछ दिया है एंड अगले बार अगर पूछेगा तो यहाँ पे आई हैव प्रोवाइडेड यू सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। जैसे वर्ल्ड टॉयलेट समिट इज अ मेजर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन टॉयलेट एंड सैनिटेशन। लास्ट समिट 2019 ब्राजील में हुआ था। वर्ल्ड टॉयलेट डे को 19 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है एंड दिस वाज डिक्लेयर्ड बाय WTO इन 2001। दिस इज फाउंडेड बाय जैक्सिम सिंगापुर फॉर बेटर पब्लिक अवेयरनेस। फिर वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज के बारे में बात करेंगे तो दिस वाज स्टार्टेड इन 2005 इन सिंगापुर। एंड मेन फोकस तो हम लोग देख ही लिए, मेन फोकस इज नॉट टू ग्रांट द फंड टू लिस्ट डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्रीज बट टू इंप्रूव द टॉयलेट एंड सैनिटेशन कंडीशन वर्ल्ड वाइड एंड साथ ही साथ ब्रेकिंग द टैबूज अराउंड टॉयलेट एंड सैनिटेशन क्राइसिस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पूछ रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट G20। 2023 का क्वेश्चन है ऑब्वियसली। आप बताओ कि क्यों पूछा है ये 2023 में, क्यों पूछा? भी 2022 में भी पूछेगा, 2020 में भी पूछेगा, क्यों पूछा? आपके हिसाब से क्या कारण होना चाहिए आप बताओ। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि G20 was originally established as a platform for finance minister and central bank governor to discuss the international economic and financial issues। सही बात है। एंड दूसरा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ इंडियाज G20 प्रायोरिटीज। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये हम लोग 2-3 जगह पढ़े हैं। पहला साइंस टेक के PYQ में पढ़ा है हमने, बहुत आसान भाषा में हम आपको समझाए हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। हम लोग इकोनॉमी में भी पढ़े हैं, इकोनॉमी के PT 365 में हमने पढ़ा है। एंड दिस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द इंडियाज G20 प्रायोरिटीज। दोनों स्टेटमेंट सही होगा, आंसर क्या होगा? C। G20 के बारे में अगर बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग अगर लेना चाहें तो G20 राइट, दिस वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1999 एज अ फोरम फॉर फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर। की एक तरीके का ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा था फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर के लिए, राइट। दिस वाज फॉर्म्ड इन रिस्पांस टू लेट 1990s फाइनेंशियल क्राइसिस। इसका एम था, इट एम्ड एट ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, राइट। एंड जहां तक ये सेकंड स्टेटमेंट का बात है, सो इंडिया प्रायोरिटाइजेस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विद इन G20। इट फोकसेस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, गवर्नेंस, पब्लिक सर्विस डिलीवरी थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी। It advocates for broadband expansion, digital literacy and skill, digital payments promotion, use of artificial intelligence, blockchain, blah blah blah, right? G20 के बारे में और भी इंफॉर्मेशन है जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, राइट? ठीक है, so I have explained you everything. Answer is C, both 1 and 2.
क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कह रहा है, ये 2022 का क्वेश्चन है, राइट। कह रहा है विथ रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला क्या स्टेटमेंट है? A coastal state has a right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles measured from baseline determined in accordance with the convention। मान लो ये baseline है, तो 12 nautical miles तक जो है वो territorial sea है। एंड यहाँ पे क्या लिख रहा है कि according to this particular convention, coastal state has a right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles। तो 12 nautical miles तक वो अपने breadth को establish कर सकता है कि हाँ ये जो एरिया है, इतना एरिया जो है वो टेरिटोरियल सी में आएगा। एंड ये 12 नॉटिकल माइल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कहां से 12 नॉटिकल माइल? तो एक बेसलाइन डिटरमाइन किया जाएगा, वहां से 12 नॉटिकल माइल्स। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। सो कोस्टल स्टेट्स हैव सोवरेनिटी ओवर टेरिटोरियल सी अप टू 12 nautical miles from the baseline। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है ships of all states whether coastal or landlocked enjoy the right of innocent passes through the territorial sea। कि ये territorial sea से ships of all states, अब वो स्टेट कोस्टल हो लैंडलॉक हो, दे हैव द राइट ऑफ इनोसेंट पासेस। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। दिस इज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17 ऑफ दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन। ये सब आर्टिकल वगैरह याद रखना है एकदम नहीं। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन तो जनरल ना, एक जनरल सा स्टेटमेंट बना रहा है, क्या इनोसेंट पासेस अलाउड है? तो एकदम अलाउड है। इनोसेंट पासेस का मतलब क्या हो गया कि वो आप अपने शिप को पास करवा रहे हो मेरे टेरिटोरियल वाटर से, राइट। अब ये जो आप शिप को पासेस दे रहे हो, इनोसेंट पासेस का मतलब क्या हो गया? पीसफुल नॉन थ्रेटनिंग मूवमेंट। दिस इज पीसफुल पासेस, दिस इज इनोसेंट पासेस। तो ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहां से कहां है आप बताओ? बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स, राइट। अब 12 तो यहाँ आपको टेरिटोरियल सी हो गया, 12 के बाद यहाँ से यहाँ आपको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रहेगा। तो बोल रहा है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन शेल नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल। तो 200 नॉटिकल माइल्स के बाद एक्सटेंड नहीं करेगा, तो एकदम नहीं करेगा। सो तीनों स्टेटमेंट सही है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी, राइट। यहाँ पे वही सेम इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दिया गया है जो कि मैंने आपको समझाया, राइट। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विथ रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल्स कमिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कि ये एक कमिटी है, कमिटी का नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल्स कमिटी। अब इसके बारे में बोल रहा है कि आपको स्टेटमेंट बताना है। तो पहला कि दिस इज अ सब्सिडियरी बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड नॉट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। दिस कमिटी, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, दिस कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जामिनिंग एंड वेरीफाइंग द क्रेडेंशियल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ all UN member states। This committee submits a report to United Nations General Assembly for approval, and this committee is appointed at the beginning of each United Nations General Assembly session, right। अब इतने इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करो देखना। पहला स्टेटमेंट, इट इज अ कमिटी सेट अप बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड वर्क्स अंडर इट्स सुपरविजन। नहीं, द यूएन क्रेडेंशियल्स कमिटी इज अपॉइंटेड एट द स्टार्ट ऑफ ईच रेगुलर सेशन बाय जनरल असेंबली, बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, यूएनएससी नहीं, जनरल असेंबली के द्वारा अपॉइंट होता है। पहला स्टेटमेंट गलत, तो ये गलत एंड ये गलत। इट ट्रेडिशनली मीट्स इन मार्च, सितंबर, जून एवरी ईयर, तो ये भी गलत है। ये यूजुअली जो है आपको नवंबर में इसका मीटिंग होता है यूजुअली। ये भी हमको नहीं लगता है कि फिक्स है, क्योंकि हम बहुत सारे जगह से मतलब ये स्टेटमेंट को हम चेक कर रहे थे, तो कुछ जगह लिखा हुआ है कि नवंबर को ये आपको इसका मीटिंग होता है एंड दिसंबर में इट सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली फॉर अप्रूवल। लेकिन कहीं कहीं ये लिखा हुआ था कि कोई भी फिक्स्ड इसका वो नहीं है, शेड्यूल नहीं है मीटिंग का, राइट। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट, इट असेसेस द क्रेडेंशियल्स ऑफ ऑल यूएन मेंबर स्टेट्स, ऑल यूएन मेंबर बिफोर सबमिटिंग अ रिपोर्ट टू जनरल असेंबली फॉर अप्रूवल। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। आंसर क्या होगा? 3 ओनली। अब ये टफ क्वेश्चन है। टफ क्वेश्चन क्यों है हम बताते हैं आपको, क्योंकि आपके दिमाग में ये क्यों नहीं आएगा कि हाँ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ही क्रेडेंशियल चेक करने के लिए एक कमिटी बना रहा होगा, यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल्स कमिटी। क्यों नहीं ये चीज हो सकता है? एकदम हो सकता है। एंड ये फैक्ट आप कहां से मतलब आप क्रॉस चेक कर लोगे? आप बताओ, या आप क्या तुक्का लगाओगे
कि आपको लगेगा कि हाँ ये स्टेटमेंट गलत है या सही है। तो जब इस तरीके का मतलब हिसाब किताब बनता है ना, तो क्वेश्चन को टफ ही कहा जाएगा। जबरदस्ती का उसमें एलिमिनेशन एंड ये वो का बात करके मतलब खुद को ये नहीं समझाना है कि अच्छा ये क्वेश्चन भी एलिमिनेशन से सही हो जाता। ये भी तो एक प्रकार का फिर ट्रैप ही ना हुआ कि आप हर क्वेश्चन में ट्रिक लगाना चाह रहे हो। या कोई अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन में भी ट्रिक लगा के समझा रहा है ना, तो आपको खुद से मतलब ये बात पूछना होगा कि क्या रियली ट्रिक लगेगा, आपको सपना आएगा क्या ये स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, तो मतलब अभी के लिए बस इतना ध्यान रख लो कि 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर, एंड बाकी जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ दिया है, एंड वो चीज को मैंने आपको समझा भी दिया है। राइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये भी 2022 में पूछा है, यूनाइटेड नेशन से ही जुड़ा हुआ बॉडी था। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में पूछा है 2022 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है? पहला स्टेटमेंट देखो, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस टू नॉन मेंबर स्टेट्स। एकदम दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता है। दूसरा देखो, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कैन सीक ऑब्जर्वर स्टेटस इन यूएन जनरल असेंबली। ये भी हो सकता है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब हुआ कि एक बॉडी है, मान लो जैसे कुछ भी लो ना, मान लो ब्रिक्स ही हो गया, सिर्फ समझाने के पर्पज से हम बता रहे हैं। राइट, तो इसको ऑब्जर्वर स्टेटस मिल सकता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। थर्ड स्टेटमेंट देखो, परमानेंट ऑब्जर्वर्स इन यूएन जनरल असेंबली कैन मेंटेन मिशंस एट यूएन हेडक्वार्टर। ये भी स्टेटमेंट सही है। आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 3। अब ये कुछ आपको ऐसे बॉडी है जिसके बारे में मतलब आपको जानकारी चाहिए ना, ये सब ही तो इंपॉर्टेंट बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी अगर देखें तो। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में अगर कुछ पॉइंट देखें तो दिस इज द मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ यूएन। all 193 UN member states are represented. This is only UN body with universal representations. यहाँ पे डिसीजन जो है मेजर इश्यूज पे लिया जाता है, जैसे पीस, सिक्योरिटी, न्यू मेंबर, बजट। तो इस तरीके का डिसीजन जो है वहाँ पे आपको 2/3 मेजोरिटी ऑफ वोट चाहिए होता है। पीस, सिक्योरिटी, न्यू मेंबर को ऐड करना है, बजट का बात है, तो इस तरीके के इश्यूज में 2/3 मेजोरिटी से वोटिंग चाहिए। नॉन मेंबर स्टेट्स हो गए या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया या कोई अदर एंटिटी हो गया, उसको परमानेंट ऑब्जर्वर का स्टेटस मिलता है। अगर कोई नॉर्मल मैटर है तो वहां पे ना सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से भी डिसीजन लिया जा सकता है नॉर्मल मैटर्स के केस में। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, ये यूएनजीए जो है ये इलेक्ट करता है अपने प्रेसिडेंट को एनुअली फॉर 1 ईयर टर्म। एंड जहां तक ये परमानेंट ऑब्जर्वर का बात है, तो परमानेंट ऑब्जर्वर कैन अटेंड द सेशन, पार्टिसिपेट इन डिस्कशन एंड कैन मेंटेन मिशंस एट यूएन हेडक्वार्टर्स। तो तीनों सही होगा स्टेटमेंट। ठीक है, आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है AIIB दैट इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया जो है इनमें से किसका मेंबर है? सो पहले तो ये जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में पैसा लगाता है। राइट, एंड इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था 2016 में। जहां तक MTCR का बात है, तो ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है दैट रेस्ट्रिक्ट द स्प्रेड ऑफ मिसाइल्स एंड मिसाइल्स टेक्नोलॉजी। इंडिया इसका मेंबर कब बना? 2016 में। फिर आता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंटरनेशनल ग्रुप है फॉर पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिक्योरिटी कोऑपरेशन। इंडिया ज्वाइंड दिस ऑर्गेनाइजेशन इन 2017। तो क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब हुआ कि इंडिया ये तीनों का मेंबर है। राइट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है विथ रेफरेंस टू G20 कॉमन फ्रेमवर्क कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2022 का ये क्वेश्चन है। सो ये G20 कॉमन फ्रेमवर्क जो है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इट इज एन इनिशिएटिव इंडोर्स्ड बाय G20 टुगेदर विद पेरिस क्लब। तो G20 प्लस पेरिस क्लब के द्वारा ये इनिशिएटिव को इंडोर्स किया गया है, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरा, इट इज एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्री विद अनसस्टेनेबल डेट। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। अगर आपको पेरिस क्लब के बारे में पता होता तो आप ये चीज मतलब आप आराम से सही कर सकते थे कि अगर पहला स्टेटमेंट सही होगा तो दूसरा स्टेटमेंट पक्का सही होगा। राइट, कैसे? तो उसके लिए हमें जानना होगा कि पेरिस क्लब क्या होता है। तो पहले तो ये G20 कॉमन फ्रेमवर्क, दिस इज एन एग्रीमेंट बाय G20 एंड पेरिस क्लब कंट्री। इट हेल्प लो इनकम कंट्रीज दैट क्वालिफाई फॉर डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव। अब ये एक टर्म ध्यान रखना है, इट एम्स, दिस फ्रेमवर्क एम्स टू कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट ऑन डेट रीस्ट्रक्चरिंग। अब ये पेरिस क्लब क्या है? दिस इज एन इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ 22 रिच कंट्रीज दैट हेल्प द डेटर नेशन मैनेज देयर
रीपेमेंट इश्यूज। तो ये क्या है, ये एक तरीके का क्रेडिटर नेशंस, क्रेडिटर स्टेट्स है। मतलब क्या है, जो क्रेडिटर स्टेट किसको कहा जाएगा, जो ज्यादा पैसा बाहर दे रहे हैं, मतलब लोन दे रहे हैं, कम पैसा ले रहे हैं। मतलब अगर मान लो एक स्टेट है, वो स्टेट कुछ पैसा लोन ले रहा होगा एंड कुछ पैसा लोन दे रहा होगा, अगर ये देने वाला ज्यादा है तो उसको क्रेडिटर स्टेट बोलेंगे, क्योंकि नेट वो कर क्या रहा है, वो तो पैसा बाहर दे रहा है ना, तो वो क्रेडिटर कहलाएगा। एंड डेटर क्या होगा, जो ज्यादा पैसा ले रहा है, थोड़ा बहुत दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है, वो डेटर नेशन कहलाता है। तो ये पेरिस क्लब ना, ये आपको 22 रिच कंट्रीज का एक इनफॉर्मल ग्रुप है जो कि डेटर नेशन को मदद करता है टू मैनेज देयर रीपेमेंट इश्यूज। इसमें आपको यूएस, यूके, जापान, यूरोपियन नेशन, इस तरीके के आपको कंट्रीज दिखेंगे। ऑब्वियसली रिच कंट्रीज। ये हर एक केस को सेपरेटली देखता है बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट, कंडीशन, फेयरनेस, सपोर्ट, एंड उसके बेसिस पे ये रीपेमेंट इश्यूज को मैनेज करता है। इट हैज नो ऑफिशियल रेगुलेशंस और फिक्स्ड स्टार्टिंग डेट। इसका पहला मीटिंग कब हुआ, तो इसका पहला मीटिंग आपको 1956 अर्जेंटीना में हुआ था। ये बस एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन हम आपको दे दिए, ठीक है। अब जब आपको ये पता है कि ये कर क्या रहा है, तो ये रीपेमेंट इश्यूज को मदद करता है डेटर नेशंस के, मतलब जो अनसस्टेनेबल डेट है लो इनकम कंट्रीज के, उसको सपोर्ट करता है। तो इसका मतलब है कि अगर ऑप्शन 1 को आप सही कर रहे हो तो ऑप्शन 2 सही कर सकते हो, बट उसके लिए यू नीड टू हैव द नॉलेज कि भाई पहला स्टेटमेंट तो आप सही कर पाओ, क्योंकि पहला सही होगा तो दूसरा सही ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर आपको पेरिस क्लब के बारे में पता है तो आंसर क्या हो जाएगा, सी बोथ 1 एंड 2, राइट। ठीक है, यहाँ पेरिस क्लब मैंने समझा दिया है एंड यहाँ पे G20 का ये कॉमन फ्रेमवर्क जो है वो समझा दिया है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कह रहा है इन विच one of the following groups are the all 4 countries member of G20। तो सिंपल सा बात है ना, आपको G20 में जो जो कंट्रीज हैं, जो जो उसके मेंबर्स हैं, अगर आपको वो याद रहा तो आप आराम से इसका आंसर कर लेते हैं, है ना। तो G20 क्या है, ग्रुप ऑफ 20। दिस इज एन इनफॉर्मल ग्रुप जिसमें आपको टोटल 19 मेंबर्स दिखेंगे प्लस यूरोपियन यूनियन, हो गया ना, 19 + 1 20। दिस G20 represents 2/3 of world's population, 85% of global GDP, 80% of global investment and 75% of global trade। अब ये आपको कहाँ ध्यान, मतलब कहाँ काम आएगा, तो जब आप इस वीडियो को ना कम से कम 1-2 बार तो आप देखोगे ही, राइट। तो अगर आप 1-2 बार देखते हो एंड उसी बहाने अगर ये फैक्ट्स आपके दिमाग में रह जाता है तो आपका मेंस का आंसर अच्छा हो जाएगा। एंड यहाँ आपको दोनों डेवलप्ड एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज दोनों देखने को मिलेंगे, राइट। अब इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं, तो जैसे अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, यूएस एंड यूरोपियन यूनियन। इंटरनेशनल बॉडीज जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक भी पार्टिसिपेट करता है इसके मीटिंग्स में। एंड जो प्रेसिडेंसी है G20 का, ये रोटेट करता है एनुअली अमंग मेंबर कंट्रीज ताकि रीजनल बैलेंस इंश्योर इंटैक्ट रहे, राइट। अब इसमें से कौन सा ऐसा है जो चारों के चारों आपके मेंबर्स हैं, तो ये अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका एंड टर्की। सिंपल सा बात है ना, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मेंबर को आपको याद करना पड़ेगा, कुछ कुछ बॉडी है जिसके मेंबर को आपको याद करना पड़ेगा, राइट। कोई ट्रिक वगैरह होगा तो वो लास्ट में कंपाइल करके हम आपको दे देंगे। जैसे अगर इसके बारे में ही बात करें तो जैसे ये G20 के मेंबर्स को अगर आपको याद करना है तो इसका एक ट्रिक क्या है, गुरु जी सीता अब SSC FCI में काम करती है, राइट। तो आपका यहीं से बन जाएगा, गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। अब वो चीज को जब आप यहाँ पे आप खुद से लगा के देख लेना, गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती है। ये ट्रिक है टू रिमेंबर दिस G20 मेंबर्स। अगर याद होता तो आप आराम से ए को सही करते, जैसे मलेशिया, वियतनाम, कहाँ है ये सब, सिंगापुर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज फ्रॉम 2019। ये क्या कह रहा है, द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन UNCAC हैज अ प्रोटोकॉल अगेंस्ट स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स बाय लैंड, सी एंड एयर। दिस इज रॉन्ग। अब ये अभी मेरे लिए आसान है रॉन्ग बोल देना, राइट। अब आपको कैसे सॉल्व करना, अगर आपको आता है तभी आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। एंड कोई अगर आपको इस प्रकार से समझा रहा है कि देखो ये कन्वेंशन करप्शन के रिगार्डिंग है तो ये सबसे क्यों डील करेगा, क्यों डील नहीं करेगा, ठीक, तो गलत है, ठीक है। ये कन्वेंशन
इससे डील नहीं कर रहा है, ठीक है, नहीं डील कर रहा है, दिस इज करेक्ट, राइट, नहीं डील करता है। लेकिन हम कह रहे हैं ना, आप एग्जाम के दिन एग्जाम के प्रेशर के हिसाब से चीजों को समझने का, सोचने का प्रयास करो। ऐसा नहीं कि कोई ऑफिस में बैठ के आपको जबरदस्ती ऐसे समझा दिया कि देखो ना, ये तो करप्शन का बात कर रहा है, अगेंस्ट करप्शन है, तो हाउ कैन इट हैव प्रोटोकॉल अगेंस्ट स्मगलिंग। तो ये सब लॉजिक आपको नहीं लगाना है। घर में ऑफिस में बैठ के बहुत आसानी से लोग समझा देंगे कुछ भी। एग्जाम खत्म होता है, उसके बाद आप गूगल पे जाओ एंड आंसर आप चेक कर लो, उसके बाद तो आप मतलब 50 एलिमिनेशन ट्रिक लगा सकते हो ना। तरीका क्या है कि आप एक सोर्स पढ़ोगे, जैसे हमारे केस में हम लोग पीटी 365 पढ़ रहे हैं, इसको कोई एक बार पढ़ेगा, आपको 50 बार पढ़ना है, राइट। 5 बार ही पढ़ो ना, अच्छे से पढ़ो 5 बार, 2-3 बार वीडियो के थ्रू समझने का प्रयास करो, दैट्स इट, हो गया काम खत्म। इसके बाद भी पता नहीं है ना क्वेश्चन जो आएगा वो इसी से आएगा कि नहीं, लेकिन हमें सिर्फ आईआर ही तो नहीं पढ़ना है ना पूरे साल। खैर, इस क्वेश्चन का अगर बात करें तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग कि यूएनसीएससी इट कवर करप्शन रिलेटेड इश्यूज जैसे प्रिवेंशन, क्रिमिनलाइजेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, एसेट रिकवरी, टेक्निकल असिस्टेंस, बट इट डज नॉट कवर स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स बाय लैंड, सी और एयर। अब इसमें सबसे पहला बात तो ये आना चाहिए ना कि ये यूएनसीएसी क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, ये क्या है। सो दिस इज द फर्स्ट एंड द ओनली legally binding universal anti-corruption treaty. It was adopted by United Nations General Assembly in 2003 and came into force in 2005. It focuses on preventing and criminalizing the करप्शन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन का बात करता है, एसेट रिकवरी का बात करता है, ठीक है। ये स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट बाय लैंड, सी, एयर, इससे ये डील नहीं करता है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, द यूनाइटेड नेशन Convention Against Corruption is the first legally binding global anti-corruption instrument. Yes, this is correct. It has mandatory provisions that require country to take strong anti-corruption measures. So this is correct. Third statement कह रहा है, a highlight of United Nations Convention Against Transnational Organized Crime is the inclusion of a specific chapter aimed at returning assets to their rightful owner from whom they had been taken illicitly. This is wrong. The United नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो UNTOC है, इट कवर्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स, ये डील कर रहा है, ये डील नहीं कर रहा है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्मगलिंग से कौन डील कर रहा है, UNTOC। UNTOC जो है एसेट रिटर्निंग का बात नहीं करता है, ये एसेट रिटर्निंग का बात कौन करता है, UNCAC। समझ में आया। तो किया क्या किया, ये कि UNTOC एंड UNCAC के काम को एक्सचेंज करके बता दिया इस स्टेटमेंट में, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। थर्ड, फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सो जैसे 3 गलत हुआ तो मेरे पास तो यही बचता है C, 2 and 4। अब फोर्थ स्टेटमेंट वैसे बोल क्या रहा है, UNODC के बारे में। सो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग ड्रग्स ट्रैफिकिंग, crime and corruption. This was established in 1997 and it works globally through field offices. तो कह रहा है कि UNODC is mandated by its member state to assist in the implementation of both UNCAC and UNTOC. This statement is correct. आंसर क्या होगा, 2 and 4, ठीक है। Everything I have written here, जो भी कुछ मैंने आपको समझाया सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन से एक चीज जो अभी हम आपको ट्रिक ही बताना चाह रहे हैं, वो ट्रिक या ऑब्जर्वेशन है, आप उसको ध्यान रखना कि जब कभी भी 2-3 ऑर्गेनाइजेशन का बात करता है किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो क्या करता है, मान लो ये एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ये हो गया, तो क्या करता है ना, इसके फंक्शन को इसमें लिख देगा, इसके फंक्शन को इसमें लिख देगा। एंड ये एक बार नहीं, ये बहुत बार होता है। तो एक इस बात को आपको ध्यान रखना है, राइट। अगर ये बात को ध्यान रखेंगे तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता तो आप क्या करते, आप थर्ड स्टेटमेंट को गलत करते, क्योंकि क्या किया इसमें UNTOC का जो काम है, वो जो लिखा है काम, वो काम एक्चुअल में UNCAC करता है। अगर जैसे आपको पता होता है 3 गलत है, 3 गलत है, 3 गलत है, तो A, B, D गलत होता, मेरे पास सिर्फ हम डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाते। तो 1 और 3 में किया क्या, 1 जो है ये काम है UNTOC का, तो UNCAC लिख दिया है। तो ये एक बात बस ध्यान रखना, दूसरे क्वेश्चन में भी हम लोग इसको अप्लाई करके देखेंगे, राइट। एंड हम पहले भी बता रहे, ये टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन पे नहीं चलेगा, ये यूपीएससी के CSE प्रीलिम एग्जाम के क्वेश्चन पे ही काम करता है, ये इस तरीके का कुछ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 10 कह रहा है, विथ रेफरेंस टू एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले भी AIIB के बारे में पूछ चुका है। सो ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है
जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फंड करता है इन एशिया पैसिफिक रीजन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग, चाइना में। ये जो है जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वगैरह को फंड कर रहा है, तो कैसा प्रोजेक्ट? जैसे ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, वाटर, अर्बन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। इसके लमसम 103 मेंबर्स हैं, राइट? तो लिख रहा है इट हैज मोर देन 80 मेंबर नेशन, तो ये स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा। दूसरा, इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ AIIB। एकदम नहीं, ये मतलब कुछ लोग भी अगर प्रिपरेशन मतलब हल्का फुल्का भी अगर किए होंगे, उनको भी पता है कि चाइना का इसमें शेयर होल्डर, चाइना सबसे ज्यादा मतलब शेयर होल्ड किए हुए है, अबाउट 30.77%। इंडिया का शेयर होल्डिंग कितना है? 8.64%। फिर रशिया का है 6.75%, जर्मनी का है 4.63%। तो ये सब परसेंटेज वगैरह याद नहीं रखना है, ध्यान रखना है कि चाइना का सबसे ज्यादा है, फिर सेकंड में इंडिया आता है 8.64% के साथ। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। थर्ड कह रहा है AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर फ्रॉम आउटसाइड एशिया। अब जैसे आपको ये पता होता कि इसमें जर्मनी वगैरह सारा है, तो आप ऐसे ही मतलब इस स्टेटमेंट को गलत कर देते ना। तो जैसे 3 गलत होता तो आप 3 गलत करते, आपको वैसे भी आप आंसर पे पहुंच जाते। अगर आपको ये स्टेटमेंट नहीं भी पता होता है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर, तो भी आप मतलब आंसर आराम से सॉल्व कर लेते। ठीक है, तो देयर आर 39 नॉन रीजनल मेंबर्स, जैसे ऑस्ट्रिया, कनाडा, फिनलैंड। ठीक है, तो आंसर सिर्फ ये सही होगा, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 का बात करते हैं। विच इज या विच आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बिकमिंग अ मेंबर ऑफ NSG, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। ये NSG है क्या? न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। सो दिस इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट कंट्रोल द ट्रेड ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी टू प्रिवेंट न्यूक्लियर स्प्रेड, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। इसको प्रिवेंट करना है, इसके कारण क्या किया जा रहा है? कंट्रोल किया जा रहा है ट्रेड ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। इट फॉलोज 2 सेट ऑफ एक्सपोर्ट गाइडलाइन। पहला न्यूक्लियर मटेरियल को लेके, जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, एंड दूसरा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट को लेके। अब पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अगर कोई मेंबर NSG का ग्रुप बनता है तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि इट विल हैव द एक्सेस टू द लेटेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। सही बात है, इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है दिस इज बेस्ड ऑन इट्स ओन इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी ना। अगर इंडिया NSG ज्वाइन कर लेता है तो इंडिया को एसेसिबिलिटी मिल जाएगा एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, एंड बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर न्यूक्लियर ट्रेड, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि अगर कोई मेंबर NSG का मेंबर बन रहा है, अगर कोई कंट्री NSG का मेंबर बन रहा है, तो क्या वो ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाएगा NPT का, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का? तो एकदम नहीं। NPT हम लोग पहले भी देखे, NPT को 1970 में स्टेब्लिश किया गया था टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन। एंड NSG के मेंबर से आपको ऑटोमेटिकली आप MPT का मेंबरशिप थोड़ी मिल जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर सिर्फ होगा 1 ओनली। सिंपल बात है, NSG अगर आपको पता है, आपको NPT पता है, हो जाता, आपका काम बन जाता आराम से। ठीक है, सेम चीज एक्सप्लेन करा हुआ है यहाँ पे। यहाँ क्या लिख रहा है देखो, 2008 में इंडिया गॉट अ क्लीन वेवर फ्रॉम NSG अलाउिंग इट टू ट्रेड न्यूक्लियर मटेरियल डिस्पाइट नॉट साइनिंग द NPT। वी हैव सीन कि इंडिया तो साइन ही नहीं किया है NPT को। आप बताओ इंडिया के साथ साथ और कौन कंट्रीज है जिन्होंने साइन नहीं करा है? हमने पढ़ा है अभी जस्ट। क्वेश्चन 12 पूछ रहा है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के कुछ कन्वेंशन है, कन्वेंशन नंबर 138 एंड 182 आर रिलेटेड टू। सिंपल सा क्वेश्चन था, चाइल्ड लेबर से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, 138 जो है इट टॉक्स अबाउट मिनिमम एज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड 182 जो है ये बात करता है वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर। अब हम लोग सोशल इश्यूज के PT 365 मैगजीन को कवर किए थे, राइट? अब वहां पे हम आपको बोले थे कि देखो हम पढ़ के निकल जा रहे, क्यों? क्योंकि बहुत क्वेश्चन आता है नहीं, एंड जो क्वेश्चन पूछेगा वो बहुत डिटेल में मतलब बहुत सरफेस लेवल पे पूछेगा, डिटेल में नहीं पूछता है। ठीक है, डिटेल में नहीं पूछता है। अब वहां पे भी जब हमने इस तरीके के कन्वेंशन वगैरह को पढ़ा था तो हमने तो डिटेल में पढ़ा, लेकिन उस वक्त भी हम आपको कह रहे थे क्यों? क्योंकि हम क्यों पढ़ के निकल गए? वो इसलिए निकल गए क्योंकि देखो ना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अब आप 138 182 के प्रोविजंस पढ़ते रहो, क्वेश्चन तो सिंपल पूछ के निकल गया ना। तो यही तो हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि PYQ का इंपॉर्टेंस यही है कि PYQ आपको कंपास के रूप में काम करता है। ये आपको डायरेक्शन बताएगा कि देख भाई ऐसे पढ़ो, देखो बहन ऐसे पढ़ो, इतना डिटेल में नहीं जाना है। अच्छा, इतने डिटेल में पढ़ना है, थोड़ा सा विड्थ अपना बढ़ाना है, बहुत डेप्थ में जाके चीजों को नहीं पढ़ना है। इसीलिए तो बार बार आई एम स्ट्रेसिंग ना कि PYQ पे एम्फेसिस दो, आपको पता चल जाएगा कि PT 365 में क्या पढ़ना था क्या नहीं पढ़ना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट
व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ रैटिफाइंग एडिशनल प्रोटोकॉल विथ IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ एडिशनल प्रोटोकॉल रेटिफाई करने का इंडिया पे इम्प्लीकेशन क्या होगा? तो पहला तो ये देख लो कि IAEA ये क्या है भाई, नाम से पता चल रहा है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। इसको सेटअप करने का इस एजेंसी का पर्पस क्या है? तो पर्पस है टू इंश्योर सेफ, सिक्योर, पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। 1957 में इसको एस्टेब्लिश किया गया एज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। ये IAEA जो है वो अपना रिपोर्ट किसको करता है? UNGA को एंड UNSC को, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को। अब यहाँ जो एडिशनल प्रोटोकॉल का बात हो रहा है, ये एडिशनल प्रोटोकॉल क्या है? सो दिस एडिशनल प्रोटोकॉल इज नॉट अ सेपरेट एग्रीमेंट बट एन एडिशन टू एन एग्जिस्टिंग सेफगार्ड एग्रीमेंट। नाम से पता चल रहा है ना, एडिशनल प्रोटोकॉल एक अलग से कोई एग्रीमेंट नहीं है, एडिशन है। ये सेफगार्ड एग्रीमेंट में ही एक एडिशन है। ये एडिशनल प्रोटोकॉल क्या कर रहा है? IAEA का जो एबिलिटी है टू वेरीफाई द न्यूक्लियर मटेरियल, टू वेरीफाई दैट द न्यूक्लियर मटेरियल इज बीइंग यूज्ड ओनली फॉर पीसफुल पर्पस। तो जो IAEA का ये पर्पस है कि न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो कंट्रीज के द्वारा, स्टेट के द्वारा सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, राइट। इसको वेरीफाई कौन कर रहा है? IAEA कर रहा है, राइट। इसी चीज को और मजबूत करता है ये एडिशनल प्रोटोकॉल। एंड दिस प्रोटोकॉल अप्लाइज टू इंडिया का सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स। अब इतना सारा PhD करने के बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये एडिशनल प्रोटोकॉल रेटिफाई जो किया गया इंडिया के द्वारा, उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? द सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर कम अंडर IAEA सेफगार्ड्स। ठीक है, मिलिट्री वगैरह तो कवर ही नहीं है। ये जो एडिशनल प्रोटोकॉल है, दिस अप्लाइज ओनली टू इंडिया सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर, नॉट मिलिट्री वंस, राइट। एंड बाकी ये NSG से यूरेनियम, ये सब बेकार स्टेटमेंट है। सिंपल सा बात ये है। अब ये आपको सपना में तो आएगा नहीं कि हाँ आपको यही आंसर करना है। तो मिला जुला के वही बात है कि सिर्फ करना क्या है? करना सिर्फ ये है कि PT 365 ही पढ़ना है, राइट। एक दो क्वेश्चन आएंगे। अब आपको अगर मान लो कि हर बार इसी तरीके का क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, तो ये भी समझना होगा ना कि मतलब हर साल में जो एक दो क्वेश्चन पूछ रहा है वो अतरंगी सा पूछ रहा है। अब उसके लिए आप अपना स्टैटिक के साथ तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा मतलब मार्क्स दे रहा है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, उसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज तो कर नहीं सकते हो। इसीलिए हम बार बार आपसे यही कह रहे हैं कि PT 365 बहुत अच्छे से कर लो। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, हो गया, बात खत्म। नहीं तो PhD करने जाएंगे तो फंस जाएंगे बहुत बुरा हम लोग, सब लोग, राइट। ठीक है, आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर एवरीथिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखो, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। 2018 का ये क्वेश्चन है। पूछ रहा है विच ऑफ द अबव आर अमंग द फ्री ट्रेड पार्टनर्स ऑफ एशियान। पता होना चाहिए हमें कि फ्री ट्रेड पार्टनर्स कौन है। अब सबसे पहले ये जो एशियान है, राइट, ये एशियान बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू एस्टेब्लिश किया गया था 1967 में, राइट। इसके 10 मेंबर्स हैं, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। अब एशियान फ्री ट्रेड पार्टनर्स का बात करेंगे तो एक आपको 6 फ्री ट्रेड पार्टनर्स है। कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान, इंडिया एंड चाइना। एंड एक आपको RCEP पढ़ते हैं हम लोग, दिस इज रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसमें आपको कौन कौन है तो ध्यान से देखना। इसमें एशियान प्लस 5 FTPs है, 5 फ्री ट्रेड पार्टनर्स है। टोटल फ्री ट्रेड पार्टनर कितना है? 6। अब यहाँ तो हमने देखा कि टोटल 6 आपको फ्री ट्रेड पार्टनर्स है, लेकिन RCEP पे एशियान प्लस 5 FTP है। मतलब इसमें एक कौन नहीं है? तो इसमें इंडिया जो है ये एक नहीं है, राइट। तो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ कोरिया है, जापान है एंड चाइना है। तो RCEP में ये 5 एंड प्लस ये एशियान के 10 एंड ये 5 आपको हो गए, ठीक है। तो कौन कौन से फ्री ट्रेड पार्टनर्स हैं? आंसर क्या होगा? आंसर होगा ये चाइना, इंडिया एंड जापान। US एंड कनाडा नहीं है, हम लोग यहाँ भी देखे। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा C 1 3 4 5। अगर पता होता कि USA नहीं है तो कट जाता आराम से। कनाडा नहीं है तो उसके लिए तो मतलब यही बात है ना कि मतलब आपको पता होना चाहिए। एंड ये सब चीज मतलब बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है ना, राइट। ठीक है, यहाँ पे आई हैव ऑल्सो रिटन कि इंडिया का स्टैंड ऑन RCEP। इंडिया तो है ना एक्सक्लूड है RCEP से। क्यों? बिकॉज इंडिया चोज नॉट टू ज्वाइन RCEP ड्यू टू कंसर्न्स ओवर डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोटेक्शन, ट्रेड डेफिसिट, लैक ऑफ फेयर ट्रेड
टर्म्स, ठीक है। बाकी सारा इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है विथ रेफरेंस टू एशिया पैसिफिक मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस ऑन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है क्या नाम है इसका पूरा? एशिया पैसिफिक मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस ऑन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। इसके रेस्पेक्ट में बोल रहा है कुछ स्टेटमेंट को कंसिडर करने के लिए। अब ये क्यों पूछा क्योंकि 2017 में पूछा एंड इसका मीटिंग जो है वो बहुत मतलब गैप पे हो रहा था। तो लास्ट मीटिंग इसका कब हुआ? 2016 में। तो 16 में मीटिंग हुआ तो ऑब्वियसली 17 में पूछा। अब ये है क्या? ये कॉन्फ्रेंस क्या है? तो दिस इज एन इंटरगवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म फॉर कोऑपरेशन ऑन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट इन एशिया पैसिफिक रीजन। अब इसमें आपको मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस होगा, ब्यूरो होगा, सेक्रेटेरिएट होगा। अब जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर्स होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस में। इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो क्या लिख रहा है? बोल रहा है द फर्स्ट APMCHUD was held in India in 2006 on the theme of emerging urban forms policy response and governance structure। तो इट इज करेक्ट कि पहला जो कॉन्फ्रेंस हुआ ये कहाँ पे हुआ? इंडिया में हुआ। लेकिन थीम जो लिखा हुआ है यहाँ पे वो थीम ना होके थीम था अ विजन फॉर सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन इन एशिया पैसिफिक बाय 2020। ये इसका थीम था। सो थीम के कारण ये गलत हो गया। दूसरा, इंडिया होस्ट ऑल एनुअल मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस इन पार्टनरशिप विद ADB, APEC एंड एशियान। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। आपको तेहरान में हुआ है, इंडोनेशिया में हुआ है, जॉर्डन में हुआ है, साउथ कोरिया में हुआ है। इंडिया ने सिर्फ थोड़ी मतलब सारा मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस होस्ट करा है। सो दिस स्टेटमेंट ऑल्सो इनकरेक्ट। आंसर क्या होगा? डी, neither 1 nor 2। सारा कुछ आपके पास जो भी आपकी जरूरत है वो सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, दिस इज फ्रॉम 2017। कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया हैज रैटिफाइड द ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट ऑफ WTO। दिस इज करेक्ट। 2016 में रैटिफाई करा, 2017 में पूछ लिया। एंड ये रैटिफाई करने वाला इंडिया जो है वो 76th WTO मेंबर बना। ये रैटिफाई करने वाला, ठीक है, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट को रैटिफाई करने वाला। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि TFA ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट इज अ पार्ट ऑफ WTO का बाली मिनिस्टेरियल पैकेज ऑफ 2013। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब ये आप सही तभी करोगे जब आपको पता होगा। अब कोई अगर ट्रिक सिखा रहा है इसके पीछे भी तो फिर मतलब आप फंस रहे हो, आपका अटेम्प्ट बर्बाद होगा और कुछ नहीं। ट्रिक, ऑब्जर्वेशन सब कुछ काम तभी करेगा जब आपके पास सफिशिएंट नॉलेज होगा। एंड IR के लिए आपको PT 365 के बियॉन्ड कहीं कुछ नहीं पढ़ना है। अगर इसमें से क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लोगे। देखो होता क्या है कि इसमें जो लिखा हुआ है ना वो एक तो मैक्सिमम बच्चों को समझ में आता नहीं है, मैक्सिमम एस्पिरेंट्स को, राइट। तो अगर इससे क्वेश्चन भी आएगा ना तो बच्चे मतलब एस्पिरेंट सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि जाइए एक बार आप इसको देखिए, बहुत आसान भाषा में समझाएं, आपको समझ में आ जाएगा, आपके काम का हो जाएगा मतलब। सो TFA इज अ पार्ट ऑफ WTO बाली मिनिस्टेरियल पैकेज ऑफ 2013। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फिर लिख रहा है TFA केम इनटू फोर्स इन जनवरी 2016। नो, दिस इज रॉन्ग। TFA जो है वो फरवरी 2017 में केम इनटू फोर्स हुआ, नॉट 2016। तो आंसर क्या होगा? A, 1 एंड 2, ठीक है। TFA क्या होता है? ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट अंडर WTO टू रिड्यूस ट्रेड कॉस्ट एंड इम्प्रूव बॉर्डर प्रोसीजर। एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। इट एम टू स्पीड अप कस्टम क्लियरेंस, सिंप्लीफाई रूल्स, इंप्रूव ग्लोबल ट्रेड एफिशिएंसी। एंड ये सब तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर द फॉलोइंग इन रेस्पेक्ट ऑफ IONS, दैट इज इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। ये जो इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम है, दिस वाज इनिशिएटेड बाय इंडियन नेवी इन 2008। इसकी मीटिंग, इसके चेयरमैनशिप का बात करेंगे तो ये हर 2 साल पे आपको मीटिंग होता है इसका इन डिफरेंट मेंबर्स कंट्री, राइट। जैसे 2022 वाला आपको थाईलैंड में हुआ। 24 इसके परमानेंट मेंबर्स हैं प्लस 8 ऑब्जर्वर नेशंस है। यहाँ कह रहा है कि इनऑग्रल IONS वाज हेल्ड इन 2015 अंडर चेयरमैनशिप ऑफ इंडियन नेवी। नो, दिस इज इनकरेक्ट। 2008 में हुआ है पहला। दूसरा, IONS is a voluntary initiative that seeks to increase maritime cooperation among navies of littoral states of Indian Ocean region. This statement is correct. IONS एक voluntary naval cooperation initiative है for Indian Ocean littoral states। पर्पस यही है कि मैरीटाइम कोऑपरेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, रीजनल सिक्योरिटी, इन सब चीजों को इन्हांस किया जाए। ऑब्जेक्टिव क्या है? इनकरेज कॉमन अंडरस्टैंडिंग एंड जॉइंट सोल्यूशन फॉर मैरीटाइम चैलेंजेस, ठीक है, ठीक है। सो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भी वही सेम चीज दिया हुआ है जो मैंने आपको बताया, राइट। जैसे 2022 का मीटिंग कहाँ हुआ? हर 2 साल पे होता है ना, तो 20 के बाद 22 में हुआ। उसके बाद 2024
वाला कहाँ पे हुआ है? ईरान में हुआ। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है विद रेफरेंस टू इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन IORARC इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला बोल रहा है कि इट वाज एस्टेब्लिश्ड वेरी रिसेंटली इन रिस्पांस टू द इंसिडेंट्स ऑफ पायरेसी एंड एक्सीडेंट्स ऑफ ऑयल स्पिल्स। देखो, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन दिस वाज फाउंडेड इन 1997 इन मॉरिशस, राइट, एंड इसको पायरेसी ऑयल स्पिल्स वगैरह के कारण यूज नहीं, मतलब इसको एस्टेब्लिश नहीं किया गया था। दिस वाज एस्टेब्लिश टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है इट इज एन अलायंस मींट फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी ओनली। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ एक तो आप वो लॉजिक लगाओ, एलिमिनेशन वाला तो ओनली लिख दिया तो आपको वैसे भी थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है। ये नहीं सोचना है कि ओनली लिखा है तो गलत ही होगा, क्योंकि अब यूपीएससी ये सब चीज समझ चुका है बहुत अच्छे से। ये 2015, 14, 16, 17 उस सब में चल रहा था, 2020 तक भी चला है ये ओनली वाला कॉन्सेप्ट। लेकिन अभी ये लॉजिक नहीं लगाना है कि ओनली लिखा हुआ है इसलिए। ओनली लिखा हुआ है तो आपको अलर्ट होना है कि हाँ एक बार थोड़ा सा सोचते हैं। तो क्या ये सिर्फ मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए काम करता है? एकदम नहीं। इसका फोकस है ट्रेड, इकोनॉमिक, कल्चरल कोऑपरेशन अमंग इंडियन ओशन कंट्रीज। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? निदर 1 नॉर 2। एवरीथिंग एक्सप्लेन्ड हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। पूछ रहा है इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एंड ईस्ट एशिया समिट। तो इंडिया इज अ मेंबर ऑफ ओनली ईस्ट एशिया समिट। आंसर होगा 3। ठीक है। एपेक के बारे में अगर बात करते हैं, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में बात करते हैं, so this was established in 1989 to promote economic cooperation in the Asia Pacific region। इसमें टोटल 21 कंट्रीज हैं, जैसे यूएसए, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रशिया, राइट, और भी बहुत सारे हैं। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। सिमिलरली एशियान के बारे में तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि इसका मेंबर इंडिया है नहीं। अगर आपको ये सिर्फ पता होता तो भी आप ये एंड ये स्टेटमेंट गलत कर लेते। अब 2, B एंड D में आपको एक चुनना होता। तो एशियान के बारे में हमने देखा, बैंकॉक डिक्लेरेशन से 1967 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। 10 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इसी में हम लोग RCEP के बारे में भी पढ़े थे, ध्यान है आपको। फिर आता है लास्ट ईस्ट एशिया समिट। इंडिया इसका मेंबर है। ईस्ट एशिया समिट इज अ की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक फोरम। इसमें टोटल आपको 18 कंट्रीज हैं ईस्ट एशिया समिट में। कौन कौन? तो 10 एशियन कंट्रीज है, तो 10 तो यही हो गए 18 में, और 8 कौन कौन हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रशिया एंड यूएसए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, आंसर क्या होगा? B3 ओनली। जितना इन्फॉर्मेशन आपके जरूरत का है वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 अगर देखते हैं, विद रेफरेंस टू ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज नोन एज ब्रिक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ब्रिक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है द फर्स्ट समिट ऑफ ब्रिक्स वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरो इन 2009। दिस इज रॉन्ग। जो 2009 में सबमिट हुआ ना वो ब्रिक्स समिट था, ब्रिक्स नहीं था। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका ने जब 2010 में ज्वाइन करा तब जाके ना ये ब्रिक जो है ये बना ब्रिक्स। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, साउथ अफ्रीका वाज लास्ट टू ज्वाइन ब्रिक्स ग्रुपिंग। दिस इज करेक्ट। सो हमसे पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है? तो 2 ओनली, राइट। यहाँ पे है रिटन एवरीथिंग, जो कि आपके अगर आप 1-2 बार पढ़ लोगे ना आपके मेंस के लिए भी थोड़ा बहुत आपके मतलब पॉइंट्स आपके दिमाग में रहेगा। पहला ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ? रशिया में हुआ। साउथ अफ्रीका मेंबर नहीं था उस वक्त, साउथ अफ्रीका 2010 में ज्वाइन किया। फिर ब्रिक्स बनाइए आफ्टर साउथ अफ्रीकाज इंक्लूजन। एंड जो फर्स्ट ब्रिक्स समिट था ना जिसमें साउथ अफ्रीका भी था, वो 3rd ब्रिक्स समिट था जो आपको चाइना में हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्री। 2014 का क्वेश्चन है, ये कुछ कंट्रीज के नाम लिखे हुए हैं। हमसे पूछ रहा है आर्कटिक काउंसिल का कौन कौन सा कंट्री इसमें से मेंबर है। सो आर्कटिक काउंसिल को एस्टेब्लिश किया गया एज इंटरगवर्नमेंटल बॉडी कब? 1996 में। कौन से डिक्लेरेशन से? तो ओटावा डिक्लेरेशन। इसका फोकस है कोऑपरेशन ऑन आर्कटिक इश्यूज, मेनली सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इट वर्क्स ऑन बायोडाइवर्सिटी, मेल्टिंग सी आई, प्लास्टिक पोल्यूशन, ब्लैक कार्बन। 8 आर्कटिक स्टेट्स इसके मेंबर हैं। कौन कौन? कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन, यूएसए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आंसर क्या होगा? 1, 3 एंड 5। ठीक है, 1, 3, 5 कहाँ पे है? डी में। ठीक है, अब जो भी चीज आपके काम का है यहाँ पे, जैसे ऑब्जर्वर मेंबर कौन कौन है? परमानेंट पार्टिसिपेंट, तो इंडिजिनस आर्कटिक कम्युनिटीज वो परमानेंट पार्टिसिपेंट्स है इन आर्कटिक काउंसिल। ओटावा डिक्लेरेशन वी हैव ऑलरेडी सीन, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 22,
2011 का क्वेश्चन है, बोल रहा है रिसेंटली यूएसए डिसाइडेड टू स्टॉप इंडियाज मेंबरशिप इन मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम called Australia Group and Wassenaar Arrangement. What is the difference between them? कि ऑस्ट्रेलिया ग्रुप वासेनार अरेंजमेंट में क्या डिफरेंस है? अब ये क्यों पूछा गया? क्योंकि 2011 का ये क्वेश्चन है, उस वक्त यूएसए डिसाइडेड टू सपोर्ट इंडियाज मेंबरशिप इन मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम, कि इंडिया ये दोनों में मेंबरशिप हो। कौन सपोर्ट कर रहा है? यूएसए सपोर्ट कर रहा है। 2011 का ये क्वेश्चन है, हमसे पूछ रहा है कि ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के बारे में अगर बात करें, सो ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है दैट कंट्रोल एक्सपोर्ट्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स। इंडिया इसको 2018 में ज्वाइन करा। देखो 2011 में क्वेश्चन पूछा है, ओनली 2 एशियन कंट्रीज आर मेंबर। कौन कौन? इंडिया एंड जापान। कोई अफ्रीकन कंट्री इसका मेंबर नहीं, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का। दूसरा, वासेनार अरेंजमेंट का अगर बात करते हैं, सो दिस इज अ वॉलेंट्री एक्सपोर्ट कंट्रोल सिस्टम फॉर वेपन्स एंड ड्यूअल यूज गुड्स। तो वेपन्स एंड ड्यूअल यूज गुड्स के कंट्रोल को लेके ये एक अरेंजमेंट है। ड्यूअल यूज गुड्स का मतलब कि वो गुड जो आप सिविलियन पर्पस एंड मिलिट्री यूज में भी आप मतलब यूज ले सकते हो, मिलिट्री पर्पस में भी आप यूज ले सकते हो। तो इस तरीके की चीजों को कंट्रोल करने के लिए वासेनार अरेंजमेंट है। तो सिंपल एक बात तो दिमाग में ये रखना कि ऑस्ट्रेलिया ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है? केमिकल बायोलॉजिकल वेपन से। वासेनार अरेंजमेंट किससे जुड़ा हुआ है? तो वेपन्स एंड डुअल यूज गुड्स, वैसा गुड जो आप सिविल पर्पस मिलिट्री पर्पस दोनों में आप यूज करते हो। ये वासेनार अरेंजमेंट 1996 में आपको फॉर्म हुआ to prevent dangerous military buildups. This is not a part of OECD, that is Organization for Economic Cooperation and Development, and it does not target any specific country but focuses on state of concern. किस पे फोकस करता है? वैसे स्टेट जो स्टेट ऑफ कंसर्न है, जहाँ पे मतलब चिंता किया जा सकता है, उस पे ये फोकस करता है वासेनार अरेंजमेंट। सो इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्या पहला स्टेटमेंट सही है? द ऑस्ट्रेलिया ग्रुप इज एन इनफॉर्मल अरेंजमेंट विच एम्स टू अलाउ एक्सपोर्टिंग कंट्री टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ असिस्टिंग केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन प्रोलिफरेशन, जबकि वासेनार अरेंजमेंट इज अ फॉर्मल ग्रुप अंडर ओईसीडी होल्डिंग आइडेंटिकल ऑब्जेक्टिव्स। तो नो, वासेनार अरेंजमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ओईसीडी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, जबकि ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के बारे में सही लिख रहा था। वासेनार अरेंजमेंट के बारे में गलत लिख दिया कि ये ओईसीडी का पार्ट है, तो नहीं पार्ट है। दूसरा क्या बोल रहा है? ऑस्ट्रेलिया ग्रुप कंप्राइजेस प्रीडोमिनेंटली ऑफ एशियन अफ्रीकन, नहीं ना, अफ्रीकन कंट्री कहाँ पार्ट है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का? ये स्टेटमेंट यही गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा? नीदर 1 नॉर 2। सिंपल सा बात है कि इस तरीके के ग्रुपिंग के बारे में ना आपको एक बेसिक लेवल ऑफ जानकारी अगर होगा तो हम लोग आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जब आप वासेनार अरेंजमेंट पढ़ोगे, अगर ओईसीडी के साथ उसका कोई लेना देना है तो ये पॉइंट इसमें ऐड आएगा ही ना। अब आप कोई भी मॉड्यूल उठा लो, मैगजीन उठा लो, तो उस तरीके की चीज को आपको ध्यान रखना है। वासेनार अरेंजमेंट का ओईसीडी से कोई लेना देना है नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में अफ्रीकन कंट्री है नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत। आंसर डी, नीदर 1 नॉर 2। आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर। नाउ चैप्टर 4, प्लेसेस इन news. Now the first question is, this is from 2024. Consider the following statement. Statement 1 यहाँ है, statement 2 यहाँ पे है। पहला statement कह रहा है there is instability and a worsening security situation in साहिल रीजन। अब आप एक बात बताओ, ये साहिल रीजन क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नहीं पूछा है? पहले बहुत बार पूछ चुका है। तो हमारा काम, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं ना कि मतलब रैंडमली एक एक टॉपिक, एक एक प्लेस मतलब उठा के उसके बारे में पढ़ना इज नॉट नेसेसरी। आप सिंपल एक स्ट्रैटेजी अपनाओ, PT 365 में जितने पॉइंट्स दिए हुए हैं मतलब प्लेसेस इन न्यूज़, वो पढ़ लो, राइट। अब ये आपको जियोग्राफी इन्वायरमेंट वाले मॉड्यूल में भी दिखेगा, ये IR वाले मॉड्यूल में भी आपको दिखेगा। एंड आप PYQ कर लो, बस बात खत्म। इससे ज़्यादा PhD नहीं करना है। एंड जब आप PYQ रेफर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि साहिल रीजन बहुत बार मतलब पूछा है। सो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है देयर इज इंस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन साहिल रीजन, पहला। दूसरा स्टेटमेंट है there have been military takeover and coup d'etat, that is, इसको simply coup ही पढ़ा जाता है, राइट। coup मतलब क्या होता है? a sudden forceful takeover of a government. This is usually done by small group often involving the military, right? So पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि साहिल रीजन में इंस्टेबिलिटी है, वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन है। दूसरे में बोल रहा है there have been military takeover coup in several countries of साहिल रीजन in the recent past। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? क्या दोनों स्टेटमेंट सही है? एंड दूसरा स्टेटमेंट, ये coup वाला स्टेटमेंट जो है, ये पहले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है, तो एकदम सही बात है। बिकॉज साहिल रीजन में कौन कौन सा रीजन आएगा? नाइजेर, बुर्किना फासो, चैड, माली, मॉरिटियाना, सेनेगल, एंड ये रीजन इज फेसिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चैलेंजेस ड्यू टू मिलिट्री कू, टेररिज्म, वीक गवर्नेंस। अब सेकेंड रीजन में जो बोल रहा है ना मिलिट्री कू हुआ, तो 2023 में ही आपको
नाइजर या नाइगर में आपको मिलिट्री कू देखने को मिला, जहां पर क्या हुआ, ये जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे उनको हटाया गया एंड टेक ओवर किया गया गवर्नमेंट को। अब ये सब सिचुएशन तो कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी करेगा ही ना साहेल रीजन में। तो बहुत समय से रीजन इन कॉन्फ्लिक्ट, अभी जब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, बहुत समय से वो रीजन के बारे में हम लोग मतलब पीटी 365 में पढ़ लेते हैं या अदर सोर्सेज में पढ़ लेते हैं जहां पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। अब वो कू के कारण हुआ है या फिर टेररिज्म के कारण वो न्यूज में है, राइट। क्योंकि बहुत बार मतलब बहुत समय से अभी ये जो भी रीजन आपको इनस्टेबल है, कॉन्फ्लिक्ट वाला रीजन है, उससे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, हो गया, इसका समझ में आ गया आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, 2024 का क्वेश्चन है, राइट। अब इससे रिसेंट आपको हम क्या बताएंगे। यहाँ कंट्री का नाम लिखा हुआ है, यहाँ लिख रहा है कि रीजन फॉर बीइंग इन न्यूज, अर्जेंटीना वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण न्यूज में था क्या, तो एकदम था। सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस जैसे कि हाई इन्फ्लेशन, डेट इशू, करेंसी डिवैल्यूएशन, यहाँ पे इन्फ्लेशन मतलब एकदम एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया था जिसके कारण इकोनॉमी, सिटीजन सबको इफेक्ट हो रहा था। सो दिस इज करेक्ट। सूडान क्या कॉन्फ्लिक्ट के कारण न्यूज में था, तो यस। वॉर बिटवीन द कंट्रीज रेगुलर आर्मी एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस, उसके कारण ये न्यूज में था, तो ये दोनों सही है। सूडान में क्या कॉन्फ्लिक्ट, ऑनगोइंग वॉर बिटवीन सुडानीज आर्म फोर्सेस एंड पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस 2023 से चल रहा है। थाउजेंड्स लोग इसमें मर गए, मिलियंस डिस्प्लेस्ड हो गए। टर्की को लेके क्या कह रहा है कि टर्की रिसेंडेड इट्स मेंबरशिप ऑफ नाटो, दिस इज रॉन्ग, टर्की इज स्टिल अ नाटो मेंबर। तो कौन कौन सही हुआ, 1 and 2, दैट इज ओनली 2 पेयर्स, राइट। सो अर्जेंटीना सूडान वाला सही था, टर्की वाला गलत है। टर्की न्यूज में क्यों था, बिकॉज इट हैज सम टाइम ब्लॉक्ड स्वीडन एंड फिनलैंड का नाटो एंट्री बट इट हैज नॉट लेफ्ट नाटो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज फ्रॉम 2024। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है सुमेध पाइपलाइन इज अ स्ट्रेटेजिक रूट फॉर पर्शियन गल्फ ऑयल एंड नेचुरल गैस शिपमेंट टू यूरोप। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है सुमेध पाइपलाइन कनेक्ट द रेड सी विद मेडिटेरेनियन सी। सो दोनों स्टेटमेंट सही है एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो पहले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है। दिस इज सुएज कैनाल एंड उसका अल्टरनेटिव इज सुमेध पाइपलाइन। सुमेध पाइपलाइन अल्टरनेटिव टू सुएज कैनाल। सुमेध पाइपलाइन इंपॉर्टेंट रूट फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम पर्शियन गल्फ टू Europe, right? It bypasses the Suez Canal which has size restrictions for large oil tanker. कहाँ है? This is located in Egypt. It connects in Sokhna Red Sea to Sidi Karir Mediterranean Sea. Red Sea, Mediterranean Sea. It allows oil to be transferred between ships और पाइपलाइन अवॉइडिंग द सुएज कैनाल्स लिमिटेशन। क्यों? क्योंकि सुएज कैनाल में क्या रिस्ट्रिक्शन है, बड़ा ऑयल टैंकर नहीं जा सकता है, राइट। सो दोनों स्टेटमेंट सही है एंड सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता है। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी 2024 का क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्री, यहाँ कुछ कंट्रीज के नाम लिखे हुए हैं। विच ऑफ द अबव कंट्री आर फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड इन मीडिया फॉर देयर लो बर्थ रेट, एजिंग पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कम हो रहा है, बर्थ रेट कम है, एजिंग पॉपुलेशन है। अब इस तरीके के क्वेश्चन को देख के आप तो घबराओगे, राइट, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना है कि इस तरीके का क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे। एजिंग पॉपुलेशन का इशू कहाँ पे है, लो बर्थ रेट कहाँ पे है, पॉपुलेशन डिक्लाइन कहाँ पे है। तो इतना मतलब नॉर्मल जब आप पढ़ाई कर रहे हो ह्यूमन ज्योग्राफी में या इकोनॉमी भी, अगर आप इंडियन इकोनॉमी भी इन जनरल जब आप हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे भी हमको समझ में आ जाता है कि ये आपको लो पॉपुलेशन, लो बर्थ रेट, एजिंग पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, ये डेवलप कंट्रीज में आपको देखने को मिलता है। अब डेवलप कंट्रीज इसका मतलब जापान पक्का होगा ना, एजिंग पॉपुलेशन वहां इशू है, राइट। साउथ कोरिया भी आप बोल सकते हो, इटली भी बोल सकते हो। मतलब एक ऐसा ऑप्शन हमको खोजना है जिसमें कम से कम इटली जापान हो जाए, जापान साउथ कोरिया हो जाए। मतलब 2 वाला तो पक्का, जापान पक्का होगा, तो 2 किस में है, 2 इसमें है, 2 इसमें है। अब इसमें देखेंगे तो जापान एंड साउथ कोरिया है, जबकि इसमें देखेंगे तो आपको तीनों मिल जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा ये। अब ये ऐसा नहीं है कि मतलब, अब यही तो रिस्क है ना कुछ जो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। एंड ये रिस्क आपको कैसे समझ में आएगा, PYQ सॉल्व करके। नाइजीरिया में कैसे मतलब हो सकता है, खुद से सोचो। ये तो मतलब अफ्रीका का मतलब वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री है ना, बहुत ज्यादा बर्थ रेट है, ठीक है। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसके ये लक्षण होंगे, लो बर्थ रेट, एजिंग पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। आंसर होगा हमारा इटली, जापान एंड साउथ कोरिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपके लिए मतलब क्या किए हैं, हम ये भी बता दिए कि जैसे साउथ अफ्रीका का है तो क्यों साउथ अफ्रीका सेलेक्ट होगा, राइट, एज अ आंसर, या क्यों नहीं सेलेक्ट होगा। जैसे साउथ अफ्रीका तो नहीं होगा ना, तो साउथ अफ्रीका का फर्टिलिटी रेट 2.33 है चिल्ड्रन पर वुमेन, इंडिकेटिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। हमसे पूछ रहा है कि लो बर्थ रेट हो,
एजिंग पॉपुलेशन और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन हो तो वो सिर्फ और सिर्फ इटली, जापान एंड साउथ कोरिया। ये फैक्ट वगैरह ये सब एकदम मतलब आपको देखना नहीं है, हम इसीलिए आपको पहले ही बता दे रहे हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का सिर्फ तरीका यही था कि जिनको पता होता है कि ये जो पैरामीटर्स हैं ये डेवलप्ड कंट्रीज के पैरामीटर्स हैं, ये डेवलप्ड कंट्रीज के लक्षण हैं, बस बात खत्म। ये तो जस्ट मैंने आंसर को सब्सटेंशिएट करने के लिए कि हाँ देखो ये क्यों होगा क्यों होगा क्यों होगा, इसके लिए यहाँ कुछ डेटा लिखा हुआ है, बट ये डेटा आपके काम का नहीं है ना, आपको रटना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दीज आर, ये 2023 का क्वेश्चन है, रीजन ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज एंड कारण क्या है इनके न्यूज में होने का। तो पहला है नॉर्थ कीवू एंड इतूरी, ये रीजन में, इसका कारण क्या है न्यूज में होने का, वॉर बिटवीन अर्मेनिया एंड अजरबैजान गलत, नगोर्नो काराबाख इंसर्जेंसी इन मोजाम्बिक गलत, खरसोन एंड ज़ैपोरिज़िया डिस्प्यूट बिटवीन इजराइल एंड लेबनान, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। आंसर क्या होगा, डी नन। अब आपको अगर पता है आप तभी सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो पहला बात तो ये कि ये जो नॉर्थ कीवू एंड इतूरी है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। दिस इज अफेक्टेड बाय आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, इथनिक टेंशन के कारण, कंपटीशन ओवर लैंड रिसोर्स, पावर स्ट्रगल के कारण आर्म कॉन्फ्लिक्ट यहाँ हो रहा है, उसके कारण ये आपको न्यूज में था नॉर्थ कीवू एंड इतूरी, ना कि अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में वॉर हो रहा है उसके कारण। एंड आपको अभी क्या ध्यान रखना है अगले एग्जाम के लिए 2025 के लिए कि नॉर्थ कीवू एंड इतूरी जो है ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है, बस इतना याद रखना है। दूसरा नगोर्नो काराबाख, ये हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी देखे थे, ये आपको अर्मेनिया अजरबैजान डिस्प्यूट के कारण न्यूज में है। दिस इज अ डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन अर्मेनिया एंड अजरबैजान, राइट। यहाँ लिखा हुआ इंसर्जेंसी इन मोजाम्बिक, ये भी गलत हो गया। फिर ये खरसेन एंड ज़ैपोरिज़िया, राइट, ये आपको न्यूज में क्यों है, बिकॉज दिस इज लोकेटेड इन यूक्रेन एंड रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के कारण ये दोनों रीजन जो कि यूक्रेन में है न्यूज में था। दिस इज नॉट रिलेटेड टू इजराइल लेबनान, राइट। तो नगोर्नो काराबाख अर्मेनिया अजरबैजान, खैरसोन एंड ये ज़ैपोरिज़िया ये यूक्रेन में है, नॉर्थ कीवू एंड इतूरी कहाँ है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इतना ध्यान रखना है अगले एग्जाम के लिए, राइट। बहुत अच्छे से यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फिर से देखो, यहाँ भी आंसर क्या था, नन, राइट। यहाँ भी आंसर होगा नन। एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मेंशन्ड इन न्यूज एंड कंट्री जहाँ पे ये लोकेटेड है, तो दोनबास सीरिया में है, नहीं। कचिन यूथोपिया, नहीं। तिग्रे नॉर्थ यमन, नहीं। दोनबास दिस इज इन यूक्रेन नॉट इन सीरिया। काचिन जो है ये यूथियोपिया में नहीं है, ये आपको म्यांमार में है। यहाँ आपको ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला बिटवीन कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी एंड म्यांमार मिलिट्री। तो बस इतना भी अगर न्यूज़ पता होता है कि म्यांमार मिलिट्री एंड कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है एंड ये कॉन्फ्लिक्ट ऑटोनॉमी इश्यूज, ये कॉन्फ्लिक्ट एथनिक इश्यूज के कारण हो रहा है, तो भी आप ये सोच सकते थे ना कि कचिन जो है ये यूथियोपिया में नहीं म्यांमार में होगा। तो नाम एंड वो कौन से रीजन में है, ठीक, एंड थोड़ा बहुत वो कौन से कारण से न्यूज में है, अगर ये अपने भाषा में समझ गए काम खत्म, हमारा हो जाएगा, काम निकल जाएगा इसी से, राइट। तो कचिन देख लिया म्यांमार, दोनबास यूक्रेन, एंड ये टिग्रे कहाँ है, ये आपको इथियोपिया में है, राइट। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट 2020 में स्टार्ट होता है बिटवीन तिग्रेज पीपल लिबरेशन फ्रंट एंड यूथोपियन गवर्नमेंट। तो अगर ये तिग्रे, फिर से देखो, तिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट दैट इज TBLF एंड यूथोपियन गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ जहां सीरियस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखने को मिला। तो अगर ये कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आपको पता होता तो पता चल जाता कि यूथोपिया से है, येमेन से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो तीनों के तीनों गलत हो गए, आंसर होगा नन। हमारे काम भर का जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 2023 का ये क्वेश्चन है, इन द रिसेंट ईयर चैड, गिनी, माली, सुडान कॉट इंटरनेशनल अटेंशन फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज कॉमन टू ऑल ऑफ देम। अगर थोड़ा बहुत मान लो कोई मैगजीन पढ़ा हो, चलो ना, चैड, गिनी, माली, सुडान सबके बारे में नहीं पता है, एक दो के बारे में अगर भी पता है तो भी काम चल जाता। अब 2023 में पूछा है एंड ये सब रीजन में ना आपको कॉन्फ्लिक्ट कब स्टार्ट हुआ है, तो जैसे इसमें चैड में 2021 में, गिनी में आपको ये भी 2021 के आसपास, माली यहाँ भी 2020-2021 के आसपास, सूडान में आपको 2019 के आसपास। एंड ये सारा जो रीजन है, ये सारा जो कंट्री है, ये न्यूज में क्यों था, बिकॉज ऑफ सक्सेसफुल कू यहाँ पे आपको देखने को मिला, मिलिट्री टेक ओवर, गवर्नमेंट टेक ओवर किया गया मिलिट्री के द्वारा, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक एक के बारे में आपको बता दिया है कि देखो क्यों हुआ ये मिलिट्री कू, राइट। क्या एक एक चीज जानना जरूरी है, एकदम नहीं। देखो क्वेश्चन एकदम सरफेस लेवल पे जाके पूछ दिया आपसे, थोड़ी मतलब एक कंट्री का स्पेसिफिक कारण पूछा गया, लेकिन आई हैव मेंशन्ड हियर ताकि आपको जो ये आंसर हम समझाएं कि सक्सेसफुल कू है, तो वो उस चीज को मैंने सब्सटेंशिएट बस कर दिया यहाँ पे कि हाँ आप एक बार पढ़ लो, आपको खुद पता चल जाएगा कि सारा जो है रीजन ये
कू के कारण न्यूज में था। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8, 2022 का क्वेश्चन है, अर्मेनिया, अजरबैजान, क्रोएशिया, रोमानिया एंड उज्बेकिस्तान विच ऑफ द अबव आर मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स जो है दिस वाज established in 2009 as an intergovernmental organization. Its aim was to promote cooperation among Turkic speaking countries कि जो टर्किक स्पीकिंग कंट्रीज हैं उनके बीच में कोऑपरेशन हो। इसके अगर फाउंडर्स को देखेंगे ना, फाउंडिंग मेंबर्स को, तो कौन कौन है? अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्की, जबकि उज्बेकिस्तान 2019 में, हंगरी 2018 में ऑब्जर्वर स्टेटस मिला, उज्बेकिस्तान तो फुल मेंबर बन गया, एंड तुर्कमेनिस्तान जो है वो उसको भी ऑब्जर्वर स्टेटस 2021 में मिला। हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट के मेंबर हैं, तो आंसर क्या होगा? 2 and 5, अजरबैजान एंड उज्बेकिस्तान। ठीक है, आंसर होगा C, 2 and 5। ठीक है, हैव रिटन हियर एवरीथिंग। उज्बेकिस्तान 2019 में बन गया, एंड अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्की, ये सब जो है वो आपको फाउंडिंग मेंबर्स थे ही, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द इशू ऑफ सेनकाकू आइलैंड समटाइम मेंशन्ड इन न्यूज। 2022 का बात है, 2022 का क्वेश्चन है। सेनकाकू आइलैंड आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये आपको ईस्ट चाइना सी में देखने को मिलेगा। अब यहाँ जो सेनकाकू आइलैंड डिस्प्यूट है, ये डिस्प्यूट किसके किसके बीच में? जापान, चाइना, ताइवान के बीच। अब ये जो सेनकाकू आइलैंड है, दिस सेनकाकू आइलैंड इज एडमिनिस्ट्रेड बाय जापान, बट चाइना एंड ताइवान भी अपना सोवरेनिटी इसमें क्लेम करते हैं ये सेनकाकू आइलैंड में। 50 साल से ज्यादा से टेरिटोरियल टेंशन चल रहा है इन कंट्रीज के बीच में, राइट। अब सेनकाकू आइलैंड के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द इशू विद सेनकाकू आइलैंड। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा B, चाइना एंड जापान engage in maritime dispute over this island in East China Sea। ठीक है, क्लियर है बात। दिस इज सेनकाकू आइलैंड, दिस इज ताइवान, दिस इज चाइना एंड यहाँ जापान। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द पोलर कोड। ये 2022 में पूछा गया। तो पोलर कोड क्या होता है? दिस पोलर कोड इंश्योर सेफ शिप ऑपरेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन पोलर रीजन, दैट इज आर्कटिक एंड अंटार्कटिक। इट अप्लाइज to ships covered under SOLAS, that is safety of life at sea, and MARPOL, that is marine pollution convention। and जो भी इस रीजन में शिप लाई कर रहे हैं उनके ऊपर पोलर कोड का मैंडेटरी कंप्लायंस होगा। सो इट इज एन इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर शिप ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर, राइट। ठीक है, आंसर इज A। एंड ये पोलर कोड किसके द्वारा लाया गया? तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, IMO's पोलर कोड, एंड दिस थिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। 2022 का क्वेश्चन है। फिर से देखो, चैड, गिनी, लेबनान, तुनिशिया सब है, पूछा है पहले भी, वही चीज रिपीट हो रहा है बार बार। पूछ रहा है, इधर कंट्री है, इधर लिख रहा है इंपॉर्टेंट रीजन फॉर बीइंग इन न्यूज रिसेंटली। तो चैड, सेटिंग अप ऑफ मिलिट्री बेस, परमानेंट मिलिट्री बेस बाय चाइना, उसके कारण न्यूज में था, एकदम नहीं। चाइना का मिलिट्री बेस आपको कहां देखने को मिलेगा? डिजिबुती में 2017। दूसरा, गिनी के बारे में क्या लिख रहा है? सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट बाय मिलिट्री, एकदम सही है, पहले भी देख चुके हैं। लेबनान के बारे में इकोनॉमिक क्राइसिस, तो हाँ ठीक है, लेबनान सीवियर प्रोलॉन्ग्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन। तुनिशिया, यहाँ आपको पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिलेगा, सस्पेंशन ऑफ पार्लियामेंट बाय प्रेसिडेंट। तो ये तीनों आंसर सही है, आंसर क्या होगा? ओनली 3। क्या समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन से कि कोई रीजन अगर न्यूज में है तो बस एक लाइन में उसको समझ लो कि क्यों है, राइट। एंड कंट्री का नाम दे दिया तब तो ठीक ही है। अगर कोई ऐसे पर्टिकुलर रीजन का नाम दे दिया तो ये रीजन एक तो न्यूज में क्यों है, प्लस ये कहाँ है, इतना समझ जाएंगे, हमारा काम बन जाएगा, राइट। सारा इंफॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 2014 का क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। यहाँ कुछ रीजन लिखा हुआ है, वो कौन से कंट्री में है, जैसे चेचन्या रशियन फेडरेशन, दारफुर माली, स्वात वैली इराक। अब अगर आपको मतलब बहुत कुछ नहीं, इतना तो मतलब हम लोग पढ़ते ही है ना कि स्वात वैली कहाँ है, पाकिस्तान में है। अगर इतना पता होता तो ये स्टेटमेंट वैसे भी गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ इराक लिखा हुआ है, हम लोग डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाते। तो ये चेचनिया कहाँ पे है? ये रशिया में है। अगर इसका कुछ प्रोनाउंसिएशन होगा जो हम गलत कर रहे हैं तो देख लेना, राइट। लेकिन दिस चेचनिया इज इन रशियन फेडरेशन, रशिया में है ये। दिस इज रिच इन ऑयल। दारफुर जो है ये कहाँ पे है? दिस इज इन सुदान। दिख रहा है? कौन 50 बार पूछ चुका है ना, सुदान। अब वहीं के रीजन को उठा के दूसरा रीजन के साथ उसको जोड़ रहा है, आपसे पूछ रहा है सही है कि गलत है। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, एंड स्वात वैली वाला तो गलत है, दिस इज इन पाकिस्तान, राइट। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखा हुआ है, बट लिसन टू मी केयरफुली। ये देखो, ये चेचनिया वाला जो रशिया में है वो ये रीजन है। देखो, लिसन टू मी केयरफुली। हम बस इतना आपसे बताना चाह रहे हैं
कि जो भी रीजन न्यूज में अगर है तो वो एक तो क्यों है, राइट, एंड वो कहाँ है। इतना अगर आप समझ गए तो इस तरीके का क्वेश्चन आप टैकल कर लोगे। यहाँ पे ये सारा इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ है ना, मतलब ये जबरदस्ती का मतलब हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं, लेकिन जब आप पीवाईक्यू आप देखते हो तो आपको रियलाइज होता है, आप समझ पाते हो कि सिर्फ आपको इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ हमारा इंटरनेशनल रिलेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट होता है, राइट फ्रॉम 2011 से लेके 2024। अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए या कोई भी फर्दर अपडेट चाहिए या फिर आपके कोई क्वेरीज है, डाउट है, तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम एंड सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।